नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज हम बात करेंगे अग्निपथ से योगपथ की। देखिए, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ का देश भर में विरोध हो रहा है। युवा सड़कों पर उतर का विरोध कर रहे हैं। वहीं आज इसके खिलाफ भारत बंद है और कल योग दिवस है। तो हम सब जानते हैं कि योग हमें स्वस्थ बनाता है, योग रोगों से दूर रखता है। योग से देशवासी स्वस्थ रहेंगे तो देश भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन देश का भविष्य, हमारा युवा इन दिनों बहुत ज्यादा आक्रोशित है। उसे हिंसक अग्निपथ पर चलने की बजाय योग पथ पर चलने की जरूरत है, क्योंकि योग मन और मस्तिष्क को शांत रखने में मदद करता है। प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन हिंसा करना गलत है। अहिंसक तरीके से भी बात रखी जा सकती है। इसलिए आज खबर फास्ट पर हमारे इस डिबेट में हम बात करेंगे कि देश के जो अग्निवीर इस योजना के खिलाफ अग्निपथ पर चल रहे हैं, उनके लिए योग पथ पर चलना कितना जरूरी है। और योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से भी आज यही संदेश दिया गया कि देश के युवाओं को जो है अग्निपथ पर चलने की बजाय योग पथ पर चलने की जरूरत है। किसी भी बात को मनवाने का हिंसा कोई रास्ता नहीं होता। जो व्यक्ति योग पथ पर चला करते हैं वो विरोध भी अहिंसक तरीके से ही करते हैं। और वहीं इस विरोध के बीच बीजेपी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि अब बीजेपी देश भर में इसका प्रचार करेगी, युवाओं को इसके बारे में समझाएगी और युवाओं के बीच जाकर इसका प्रचार किया जाएगा। तो क्या इससे बीजेपी युवाओं को समझाने में कामयाब हो पाएगी? बीजेपी ने इस योजना का प्रचार करने का बड़ा फैसला लिया है, तो अब ये कितना कारगर होगा? और वहीं कहीं ना कहीं विपक्ष पर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा है। हालांकि तीनों सेना प्रमुख की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी चीज़ों को क्लियर किया गया है। और एक बड़ी बात उन्होंने ये कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनको वापस, इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा और नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब जल्द ही भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये भी कहा गया है कि जिन पर मामले दर्ज होंगे उनको अग्निवीर नहीं बनने दिया जाएगा, उनको सेना में आने नहीं दिया जाएगा। हालांकि अब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। बीजेपी भी इसका प्रचार करेगी, तो क्या अब युवा समझ पाएंगे? यही एक अहम सवाल यहाँ पर है। और क्योंकि कल योग दिवस पूरा देश मनाएगा, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा देश मनाएगा, तो उसमें कितनी युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए और युवाओं के लिए कितना ज़रूरी है कि इससे युवा जो है वो धैर्य रखें। और हमारे साथ फिलहाल दो गेस्ट जुड़ गए हैं यहाँ पर। राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद तारिक, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जल्दी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़ेंगे, समाज सेवी प्रमोद कसाना हमारे साथ जुड़ेंगे और जल्दी ही डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल सपा से प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से अग्निपथ योजना सरकार लेकर आई, उसके बाद से विरोध शुरू हो गया। हालांकि उसके बाद तीनों सेना प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ों को क्लियर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी जो है विरोध थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि जारी है। आज भारत बंद भी है, लेकिन अब क्या चीज़ें यहाँ पर ऐसी रह जाती है जिनको लेकर विरोध जताया जा रहा है? विपक्ष पर इसका बड़ा आरोप लग रहा है कि विपक्ष जो है वो युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा है। देखिए, विपक्ष अगर कुछ है तो जैसे अगर युवा सड़क पे आ रहा है और उसकी बात जायज है, तो विपक्ष भी उस बात को रखेगा, संसद के अंदर भी रखेगा, संसद के बाहर भी रखेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाजपा का आप काम करने का तरीका देखिए। ये जीएसटी लेके आते हैं और 14 से 20 बार उसको संशोधन करते हैं। उसके बाद ये किसान बिल आते हैं, उसको रिपील करते हैं। मैं कह रहा हूं, प्रभावित होने वाले लोग, जैसे किसान प्रभावित होने वाले लोग हैं, जीएसटी से बहुत से लोग प्रभावित होने वाले हैं, क्यों नहीं उनसे संवाद किया जाता है? क्यों नहीं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक कमेटी बन जाए और उस कमेटी के द्वारा उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर इस तरीके की योजनाएं, क्यों छात्रों को लग रहा है कि उनके भविष्य के साथ उनके भविष्य को सिक्योरिटी नहीं मिल रही है? इसका जवाब कौन देगा? क्या मैं दूंगा या आप देंगे या कोई और देगा? नहीं, इसका जवाब सरकार को ही देना पड़ेगा कि उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा। अब धीरे धीरे आ रहा है, कोई स्टेट कह रहा है हम 10% आरक्षण दे देंगे। भाई, ये पहले आपने सारा तैयार कर कर उन सैनिकों के सामने, आने वाले सैनिकों के सामने क्यों नहीं रखा? अब वैसे ही सैनिक का इंटेक कम है मैम। मोदी सरकार के बाद 2014 के बाद जो एवरेज पर ईयर इंटेक है वो 40,000 का है। पहले इंटेक 60,000 होता था। इसका मतलब है कि पहले ही से आप मिलिट्री में भर्ती कम कर रहे हैं। अब अगर आप अपने देश की जो एक तरीके से पॉपुलेशन देखें तो उस अनुपात के हिसाब से हमारी मिलिट्री कम है। आपने तर्क दिया, कल
जो सेना प्रमुख थे उन लोग ने तक दिया कि हम अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाना चाहते हैं। तो क्यों ना आप परमानेंट या जो जिस तरीके से सिक्योर्ड फ्यूचर दे के सैनिकों को आप अपना मिलिट्री पावर बढ़ाएं। क्या ये कहीं ना कहीं बजट का एडजस्टमेंट है, ये भी सवाल उठेगा। बजट बजट के मामले में हम बहुत कम है, और कम और देशों से। आपको पता है चाइना ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ही जब इन बिलों को बनाया जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है, उस दौरान ही लोगों को इसके बारे में उनसे उनकी राय लेनी चाहिए। ये कमी देखते हैं सरकार की, इस वजह से विरोध होता है। ठीक है, एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन सिंह जी, यहाँ पर अब बीजेपी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि अब उसका प्रचार किया जाएगा, युवाओं के बीच उसको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। क्या इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी सफल हो पाएगी, युवाओं के विरोध को कम कर पाएगी, युवाओं के रोष को, आक्रोश को खत्म कर पाएगी? देखिए, पूरी तरह से युवाओं का विरोध नहीं है। कुछ राजनीतिक पार्टियां 2000 से कई कंकड़ इकट्ठा करके छतों पर रखी थी, और वो इस मौके के तलाश में थी कि कब किसी तरह का मौका हाथ में लगे और हम कंकड़ पत्थर चलाएं। आप बताइए इस स्कीम में खराबी क्या है, उनसे पूछिए। और यही नहीं, दुनिया के 24 देशों में इस तरह की स्कीम चलती है। हम ये कह रहे हैं, आप अपने जगह से एक कदम आगे बढ़िए, वहां से 42 तरह की योजनाएं आपके लिए खुल रही है। और मैं तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए बस स्टॉप है, वहाँ सैकड़ों बसें खड़ी हैं, एक और बस वहां पे जाके लगती है। आपका चॉइस है कि आप उसमें जाएं या ना जाएं। दूसरी बात, आप देखिए 17 से 21 साल की अवस्था में तमाम ऐसे लोग हैं जो ढेर सारे कोर्स करना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते, जिसके माध्यम से वो कोर्स नहीं कर पाते हैं। मैं कह रहा हूँ, आप एक कदम आगे बढ़ के आइए, वहां से 50 रास्ते खुल रहे हैं, वहां इस तरह के कोर्स कराए जा रहे हैं, इंटर के कोर्स कराए जा रहे हैं, वहां पे एमएसएमई के कोर्स कराए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की 42 योजनाएं चलाई जा रही है। उसके माध्यम से आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं और बाद में वो आप पे कार्य आएगा। वैसे भी 3 वर्ष की एलएलबी हो गई है, बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, अगर योजना इतनी अच्छी है तो फिर विरोध क्यों? क्या अब ये माना जाए कि समझाने में कहीं ना कहीं कमी रह गई? देखिए, एक चीज ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि शोर मचाए, शोर वाली हालत है, अभी हमने कुछ कहा नहीं, और लड़के तो भोले भाले होते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी की तो पकड़ गांव तक होती है, उनके संगठन होते हैं, वो चीजों को वो आग में घी डालने का कार्य किए। नहीं तो आप ये मान के चलिए कि इस योजना के माध्यम से ढेर सारे लाभ होने वाले हैं। और यही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, आप 24 देशों में देखिए, इजराइल जैसे देश को देखिए, चाइना को देखिए। चाइना में तो 2 वर्ष का, तो वो लाभ युवा क्यों नहीं देख पा रहे हैं? युवाओं को क्यों नहीं वो लाभ दिखा पा रहे हैं? ठीक है, देखिए, युवाओं को ठीक है, संजीव जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। लाभ दिख रहा है, लेकिन युवाओं के पास जोश होता है, और जोश में जब आप घी डाल देंगे, निश्चित तौर पे वो प्रज्वलित हो जाएगा। वही का राजनीतिक पार्टियां कर रही है। आप देखेंगे कल कांग्रेस के बड़े भाई का देश में खून खराबा हो जाएगा। आप लोगों को समझाइए, आपके पास मीडिया है, आपका खुद का सोशल मीडिया है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पूरे देश में इतने बड़े कार्यकर्ताओं का हुजूम है। आप समझाइए ना लोगों को। आपकी सरकार समझाने में नाकाम रही है अभी तक लोगों को। सही बात तो ये है कि ये युवा है, वो ये भी नहीं जानते कि आखिरकार ये नियम क्या है, कितने वर्ष की नौकरी होगी, कितना पैसा मिलेगा, ये आप समझाइए ना सिंह साहब। देखिए संजीव जी, हुआ क्या रहा, एक दिन का भी समय नहीं दिए, और विपक्ष जो है वो तो बौखलाई हुई है। उनको तो सीएम और पीएम का कुर्सी चाहिए, वो तो जो कंकड़ पत्थर। तो एसएन जी, ये माना जाए कि युवाओं तक आपसे पहले विपक्ष पहुंच गया, आप योजना को समझाते उससे पहले विपक्ष ने योजना के बारे में युवाओं को बरगलाने का काम शुरू कर दिया। संजीव जी, एक चीज देखिए मैम, एक चीज देखिए, कोई भी योजना आती है, कोई भी निर्माण कार्य होता है, संसार का, भवन का या समाज का, संविधान में भी सैकड़ों संशोधन हुए। अगर कोई कार्य होता है, अच्छा कार्य होता है, उसमें भी संशोधन की गुंजाइश होती है। ऐसा कुछ ठीक है, आप राय दीजिए, आप आग किसको लगा रहे हैं? आग के हवाले किसको? ठीक है, रुक जाइए, रुकिए सिंह साहब जी, रुकिए। और भी पैनलिस्ट है हमारे साथ, उनके पास भी जाना है। ठीक है एसएन जी, रुकिए। संजीव जी पूछिए। हमारे साथ प्रमोद कसाना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के बड़े समाजसेवी हैं। कसाना जी, क्या आपको लगता है कि ये जो सरकार चीजें लेके आई है, क्या जनता पूरी तरीके से चीजों को समझ नहीं पा रही है, सरकार समझाने में नाकाम रही, या फिर मामला जो है पूरी जल्दबाजी में आया, और क्या लोगों के फायदे में है ये बिल और जिस तरीके की चीजें हैं?
संजीव जी नमस्कार। पहले तो मैं क्या बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बहुत पहले से ही हमारी सरकार जितनी योजनाएं ला रही है उनका पूरी तरीके प्रचार प्रसार नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार अपनी योजनाएं बताने में कई बार असफल रहती है। जहां तक मैं इस स्कीम की बात करूं जो सरकार अग्निवीर वाली लेके आई है, मेरे हिसाब से ये बहुत पहले लागू होना चाहिए था, पिछली सरकारों को लागू करना चाहिए था। सेना में जवान और युवा लोगों की जरूरत है। हम बहुत उम्र तक वहां पर, लंबी उम्र तक हमें सेवा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हर वर्ग, हर युवा को कुछ समय के लिए सेना में अपना सेवा काल देना चाहिए। देखिए, इससे बिल्कुल मेरे हिसाब से तो जो हमारा युवा वर्ग है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इसे बिल्कुल एक डिप्लोमा की तरह से लेना चाहिए कि आपने एक सेना का डिप्लोमा ले लिया। सबसे बड़ी बात मैं आपसे बताऊं कि अगर कहीं हमारा एक अभी लेटेस्ट उदाहरण है, यूक्रेन जैसी स्थिति कभी हमारे देश में आए तो हर कोने में एक आर्मी मैन खड़ा हो, केवल हथियार देने से ही हमारी सेना खड़ी हो जाए। हर व्यक्ति हथियार चलाने में ट्रेंड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब समाज के 24 लाख रुपए लोग ले पाएंगे, लेने के बाद सरकार आराम से किसी भी जगह, देखिए 22 साल या 21 साल की उम्र इतनी तो होती नहीं है कि जो उनको आगे किसी दूसरी जगह पे नौकरी ना मिल सके। अगर आप सक्षम है तो 25% युवा तो वहीं पे लेके जाएंगे, वो आगे का कार्यकाल देंगे, आगे का समय देंगे। और जो बचे होंगे तो वो अर्धसैनिक बल हैं, तमाम सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है प्रमोद जी रुकिए, तारिक जी कह रहे हैं। प्रमोद जी रुकिए, तारिक जी बोल रहे हैं, सुनिए, बोलिए तारिक जी। देखिए कपासिया भाई, आप इसका सवाल समाज सेवी साहब बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पाया। क्या सवाल शॉर्ट पूछ लीजिए। सवाल ये हम कह रहे हैं कि जब समाज के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये देश के हित में है, देश में आर्मी के लोग तमाम जगह खड़े हो जाएंगे, जैसे प्रमोद कसाना कह रहे हैं कि हथियार देने की जरूरत पड़ेगी, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में सैनिक रहेंगे, यूक्रेन जैसी कोई स्थिति आई तो हिंदुस्तान लड़ने में ज्यादा सक्षम होगा, तो आपके नेता और आपकी पार्टी और खासतौर से विपक्ष को ये चीजें क्यों नहीं समझ आती हैं? नहीं, चीजें समझ क्यों नहीं, यहाँ तो उनके जो कैरियर है उसकी सुरक्षा की बात हो रही है ना। आप समझिए, 1 करोड़ बच्चा हिंदुस्तान का तैयारी करता है पूरे हिंदुस्तान में। आपने कहा 40,000 लेंगे। समाजवादी पार्टी में नहीं है, आपकी पार्टी के आजमगढ़ के प्रत्याशी हैं, आज ही उन्होंने बयान दिया है कि सरकार भ्रम फैला रही है इस मामले को लेकर। तो आप साफ करें ना, दिक्कतें क्या है आपको? नहीं, हमको दिक्कत यह है कि अगर जो समाज से जुड़ा हुआ तबका, जो बच्चे तैयारी करते थे, अगर उनकी समस्या है तो वो देश की समस्या है, और जो देश की समस्या है हमारी समस्या है। उनकी समस्या तो यही है ना सीधे से, कि 1 करोड़ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ले रहे हैं आप 40,000, उसमें भी 30,000 को निकाल देंगे, फिर रोकेंगे 10,000। इस तरीके से मतलब यह है कि आप जो इनटेक है उसको घटा रहे हैं। आप अपने इंटेक को घटा रहे हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। दिक्कत कोई नहीं है, आप लीजिए 30,000 लीजिए, मगर वो बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, आप समझिए, गांव के बच्चे, मेरा गांव से जुड़ाव है, वो बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं, सुबह सुबह दौड़ते हैं, पूरा पूरा जत्था 20-20 लोगों का दौड़ा करता है। उनके जज्बात भी रहते हैं, उनका प्राइड भी रहता है, उनके लिए, देश के लिए प्रेम भी रहता है, साथ में सिक्योरिटी भी रहती है कि उनको लगता है कि अगर वो सेना में जाएंगे तो उनका पूरी सिक्योरिटी उनके साथ रहेगी। अब उनका सवाल ये है कि उसके बाद हम क्या करेंगे। 4 साल में 25 लाख के आसपास उसके हाथ में होंगे। इसके अलावा पूर्व सैनिक का 12 सर्टिफिकेट लाख होगा, रुपए दिए जाएंगे, जब रिटायरमेंट होगी अलाउंस दिया जाएगा, 12th का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कुछ और किसी और चीज में उसको इंटरेस्ट है तो वो चीज उसको कराई जाएगी, और आगे उस 25% युवाओं को रखा जाएगा 10 को, फिर दूसरी जगहों पर जो है वो वहां पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। ये चीजें तो क्लियर की जा चुकी है, अब फिर कहाँ आपत्ति है? मैम, दूसरी जगहों की आरक्षण की बात जब राजनाथ साहब ये स्कीम लेके आए थे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा था कि कहा जाएगा। उसके बाद कुछ स्टेटों ने कहा, तो स्कीम लेके आइए ना, यही बात कह रहे हैं। नहीं, जो चीज अच्छाइयां हैं वो भी तो गिनवाइए। ठीक है, आपत्तियां गिनवा रहे हैं आप युवाओं के साथ मिलकर, लेकिन जो अच्छाइयां वो भी तो बताइए। अगर अच्छाइयां हैं, हम कह रहे हैं, आप इस तरीके से इंटेक लेना चाहते हैं, सेना का जो जैसे 12-14 लाख हमारी सेना का साइज है,
आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप नॉर्मल भर्ती से बढ़ाइए। जो 2002 से लेकर 2014 तक हमारा एवरेज इनटेक सेना में 60,000 का था, आप उसको 1 लाख कर लीजिए। आप 1 लाख 2 लाख भर्ती करिए, सब लोग जाने के लिए ठीक है तैयार है। संजीव हर जी, हमारे आदमी। साथ यहाँ पर और डॉक्टर, एक सेकंड, ठीक है एसएन सिंह साहब, मैं एक सेकंड में एक बात कह लूं। एसएन सिंह साहब इजराइल में बात कर रहे थे। इजराइल में सैनिक ऐसे ही ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और उनको ट्रेनिंग का जो भत्ता मिलता है वो यहाँ जो 22,000 मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा है। विरोध के लिए करना जायज नहीं है, विरोध के लिए विरोध करना जायज नहीं है। ठीक है, आनंद सिंह जी हैं, डॉक्टर आनंद बिल्कुल। सिंह जी प्रीति, मुरादाबाद हिंदू कॉलेज के रक्षा मामलों के जानकार हैं और पूरी तरीके से एचओडी हैं। आनंद सिंह जी, क्या लगता है आपको, जो तारिक साहब कह रहे हैं कि जो भर्तियां हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, जबकि एसएन सिंह कह रहे हैं कि देश को मजबूती मिलेगी, हर कोने में सैनिक खड़ा होगा, युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में जाने का और काम करने का मौका मिलेगा, उनके हाथ में भी कुछ पैसा होगा 4 साल बाद, तो क्या आपको लगता है कि पूरा जो सिनेरियो है वो सरकार के पक्ष में जाता है या विपक्ष अपनी जगह सही है? संजीव जी, मेरी आवाज जा रही है? जी जी। हाँ, दरअसल संजीव जी, दिक्कत ये है कि योजना कुछ लोगों को या तो पूरी समझ में आ गई है या तो बिल्कुल नहीं समझ में आई है, एक बात। दूसरी बात ये कि अग्निपथ योजना का जो उद्देश्य है वो पहले दिन ही सरकार ने क्लियर कर दिया। इसमें यह है कि हमारे देश में समस्या क्या है कि हम जब चुनौतियां या कोई समस्या हमारे दरवाजे आ जाती है तब उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये जो अग्निपथ योजना है दरअसल ये भविष्य की चुनौतियों को लेकर के पहले से की जाने वाली तैयारी के तौर पर हम देख रहे हैं। कम से कम हम जो डिफेंस स्टडीज और रक्षा विशेषज्ञों की जो टीम है वो इस तरह से इसको देख रही है। उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी कमी क्या है देश में कि सामान्य जन के मन मस्तिष्क में वह कल्चर डेवलप ही नहीं हो पाए जिसको कि हम लोग पाश्चात्य जगत में या फिर इसको डिफेंस के तौर पर कहते हैं स्ट्रेटेजिक कल्चर। कहने का अर्थ ये है कि हम ये नहीं समझ पाते सामान्य लोग कि हमें जो भविष्य में आने वाली चुनौतियां क्या हो सकती हैं, समस्याएं क्या हो सकती हैं, देश की रक्षा और सुरक्षा को किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम विश्व के अन्य देशों की तरह सोचने पे अब मजबूर हुए हैं, या यूं कर सकते हैं अब सोचने लगे। ये कोई हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ये साहब सवाल ये भी उठता है, सिंह साहब सवाल ये भी उठता है कि जब हम सेना को लेकर देश में बवाल करते हो तो भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की जाएगी जब हम सेना के मामलों को लेकर सवाल खड़े करते हैं? मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। दरअसल क्या है कि ये समझाने की जरूरत है कि सेना, क्योंकि होता क्या है ना कि देश में सेना को लेकर के इतनी ज्यादा संवेदनशीलता रहती है कि लोग बाग उसको सेना का नाम आते ही उसमें एक प्रकार से बहुत ज्यादा भावुक भी हो जाते हैं, संवेदनशील तो रहते ही हैं। इसलिए उसके बारे में उनको लगता है कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे हमारी सेना पे कोई असर पड़ने जा रहा है। तो पहले तो समझने की जरूरत है कि जो हमारा ये अग्निपथ योजना है इसको चरणबद्ध तरीके से करने की जरूरत थी। ये ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर इसको धीरे धीरे हम लोग शुरू किए होते तो शायद इस तरह की जो तस्वीर अभी दिख रही हो वैसी न होती। कारण यह है कि शारीरिक दक्षता मेडिकल पास करके जो लिखित परीक्षा वगैरह का इंतजार कर रहे थे बच्चे, प्रतीक्षारत थे कि अभी उनकी आगे रिजल्ट आएगा और वो सेना में जाएंगे, तो उनका थोड़ा जो सपना टूटा उससे ज्यादा दिक्कत आई है। लेकिन आज जरूरत देश को है कि हम अपने जो सैनिकों के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं उसके आधुनिकीकरण को लेकर के हम लोग चिंतित हैं। तो एक बड़ा जो बजट का जो हिस्सा है हम लोग वेतन पे और पेंशन पे खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार ये सोच रही थी कि अगर सेना का आधुनिकीकरण करना है तो इसके लिए हमको कुछ खर्चों में कटौती भी करनी पड़ेगी। जो लोग इस विषय से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि एक थ्योरी है, पढ़ाई जाती है, गन एंड बटर थ्योरी। ठीक है तारिक जी, आप कितने सहमत हैं इन बातों से? नहीं, देखिए बात इनकी पूरी हो जाए। देखिए बात इनकी सही कमी होती है।
मैं असल में देखिए, मुझे किसी राजनीतिक दल की सोच या उससे कोई मतलब तो नहीं, हम तो वो बात बताएंगे जो कि संजीव जी, अगर आपको याद हो, समाजवादी पार्टी के लोग तो संजीव जी हल्ला बोल के एक सेना बनाए थे। उनका ये मानना था कि जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा कर लिया जाए, जो कमजोर है उस पर कब्जा कर लिया जाए। निश्चित तौर पे इस तरह की परिपाटी समाजवादी पार्टी के प्रकार में होता आ रहा है। और आप देखिए संजीव जी, आज जिस चीज का स्वागत होना चाहिए, आप खड़े होकर बात करनी चाहिए, अगर आवाज उठाना है संसद से सड़क तक मर्यादित तरीके से उठानी चाहिए। आज वो लोग जो है संकट पत्थर चला रहे हैं, खून खराबे की बात कर रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, संपत्तियों को नुकसान कर रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सिंह जी की बात रह गई है। सिंह साहब, संजीव जी मेरा ये मानना आनंद है, सिंह साहब अपनी बात पूरी कर ले, एक्सपर्ट है, उनकी बात ज्यादा सुननी चाहिए मुझे लगता है। सिंह साहब बोले, आनंद साहब की बात ज्यादा सुननी चाहिए, बोले आनंद साहब। सिंह साहब, संजीव जी, एक्चुअली हुआ क्या है कि चूंकि अब युद्ध के जो तौर तरीके हैं वो बदल रहे हैं। अब हमको सैनिकों का जो तकनीकी रूप से दक्ष होना बहुत जरूरी हो गया है और उनको हर तरह के कौशल से हमको लैस करना होगा। आज हमारी जो औसत आयु है सेना में वो क्या है, 35-36 साल है, औसत आयु की बात कर रहा हूँ। जबकि हमें जरूरत है विश्व के परिप्रेक्ष्य में 25 से 26 या 27 मैक्सिमम, ये हमारी औसत आयु होनी चाहिए सैनिकों की। ठीक है, इसको लेकर के सेना को आगे तैयार करने की जरूरत है। तकनीक के जरिए जो युद्ध आगे लड़े जाने वाले, उसमें चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो या अन्य की भूमिका बहुत अधिक होने जा रही है। इसलिए भी सेना को बहुत हमको आधुनिक बनाने की जरूरत है और इसके लिए खर्चों में कुछ कटौती। तो ये माना जाए कि यंग आर्मी ही जो है इस नई टेक्निक को सीख सकती है, इसलिए उनको चुना गया इस चीज के लिए। जी जी, मेरा ये कहना है कि हमारा जो रक्षा बजट है उसका उपयोग सैनिक बलों के आधुनिकीकरण में होना चाहिए और जो वो एक नई रेजिमेंट आप खड़ी कर दे, इससे बेहतर है कि आप एक आधुनिक तौर से जो विकास को मानने वाले हैं वो प्रयास कर रही है। तारिक साहब ने वकालत करते हैं कि नौकरियां कम हो जाएंगी। तारिक साहब, आपको केडीएस बात पर दर्द की होता है तो सरकार में आपको चलाती है, तो आपका हजम जाता है भाई, आपके नेता का, अखिलेश यादव जी का, धर्मेंद्र यादव का, आजम खान का। देखिए, मेरा जनता हर बात को जवाब दे रही है। आज के चुनाव, संजीव जी तारिक जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, समय की कमी है, सभी को देखिए, सरकार सभी को सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती। मैं बोलूं, आनंद साहब बोल रहे हैं। आनंद जी रुकिए, समय की कमी है, माफी के साथ रोक रही हूँ, आप रुकिए। आनंद जी रुकिए एक बार, तारिक जी बोलिए, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, समय की कमी है। हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है, हम वायलेंस के अगेंस्ट में हैं। हम छात्रों से आग्रह करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि किसी भी तरीके का वायलेंस ना करें। जो सामान्य पटल है, बिल्कुल ये मामला लोकसभा में उठाया जाएगा, हमारे पास, हम इस मामले को लोकसभा में उठाएंगे जैसे ही सत्र, अगला सत्र चलने। अपने लोगों से कहिए, अपने लोगों से कहिए, पार्टी के लोगों से, तमाम लोगों से योग करें। देखिए, सहयोग की बात है, अगर वायलेंस की बात है तो कोई ये थोड़ी ना, वायलेंस को थोड़ी ना सपोर्ट किया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं जो सामान्य पटल है। अब देखिए, सेना प्रमुख ने यह भी कह दिया कि जो रिपोर्ट लग के आएगी वो थानों से रिपोर्ट लग के आएगी, और एक भी रिपोर्ट अगर आई कि आपने दंगे ये सब मामले में आप थे, तो वो रिपोर्ट के हिसाब से आपको लिया नहीं होनी चाहिए। बात रखने के और भी तरीके होते हैं, और क्योंकि अब जब चीजें क्लियर कर दी गई हैं तो उम्मीद करते हैं कि युवा इस चीज को समझेंगे और जो चीजें बताई गई हैं उन पर कहीं ना कहीं भरोसा कर पाएंगे। और अब बीजेपी भी इस चीज को लेकर युवाओं के बीच में जाएगी, तो युवाओं को समझाने की कोशिश इसके जरिए की जाएगी। अब कितना समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन कोशिश जरूर एक तरीके से यहाँ पर कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके से अग्निवीर हिंसक हो रहे हैं, भारत बंद आज बुलाया गया है और ऐसे में यहाँ पर हालांकि मिला जुला असर इसका आज देखने को मिला, लेकिन अब कोशिश यही है चीज़ों को क्लियर करके युवाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है। और एक बड़ा फैसला ये जरूर कह दिया गया है सेना प्रमुखों की तरफ से कि ये रोल बैक नहीं होगा। तो अब युवाओं को इस चीज़ को समझना होगा कि अगर वो सेना में जाना चाहते हैं तो इस योजना के तहत ही वो सेना में जा पाएंगे। और बीजेपी भी कोशिश कर रही है, वो कितना कामयाब हो पाएगी या कृषि कानूनों जैसा हाल होगा ये आगे भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।